नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो और वीडियो बहुत दिन पर लाने के लिए बहुत-बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और जैसा कि मैं आपको संदेश देता हूँ कि हर बार कि कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, तो इससे बचे रहें, मास्क पहनें हमेशा और घर से जब बाहर जब भी जाएँ, तो मास्क पहनें और समय-समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें और किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो विद्यार्थियों आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, तो शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, वर्कशीट 27, विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास, तिथि 22 जनवरी 2021, कक्षा ये 7, यहाँ विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, यहाँ अध्यापक का नाम लिख दीजिए, ठीक है? अब आइए शुरू करते हैं, मुगल साम्राज्य। तो देखते हैं उसके तहत आज किस पे चर्चा करेंगे। तो मु जब्त और ज़मींदार, ठीक है? इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो पिछली बार हमने मनसबदार और जागीर पर चर्चा किया था, तो इस बार हम जब्त और ज़मींदार पर चर्चा करते हैं, ठीक है? देखिए, मुगल मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान, ग्रामीण कुलीन और मुखिया यानी है ना? अधिकतर किसान जो कुलीन लोग थे जैसे ग्रामीण कुलीन यानी मुखिया, जमींदार, है ना? ये इन जैसे सरदारों के माध्यम से अपना कर चुकाते थे, ठीक है? अब देखिए, समस्त अब देखिए, तो किसान कर्ज ये देखिए कि उनकी मुगलों की जो आमदनी थी उन उसका जो क्या था उनकी आमदनी का प्रमुख साधन किसानों से मिलने वाला जो राजस्व था, वो उनकी आमदनी का प्रमुख वो था, साधन था। इसके अलावा वो अपना कर कैसे देते थे? जो स्थानीय जमींदार होते थे, है ना? और जो कुलीन लोग होते थे जमींदार है या मुखिया जो होते थे गाँव के, तो उ उनको अपना कर जमा कराते थे। वो लोग उनके लिए मुगलों के लिए कर इकट्ठा करते थे, ठीक है? तो इसके विषय में। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है आपकी वर्कशीट में। समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या शक्तिशाली सरदार, है ना? मुगल एक ही शब्द का प्रयोग करते थे। जो क्या कौन से शब्द का प्रयोग करते थे? जमींदार। चाहे वो कोई मुखिया हो, चाहे कोई कोई कुलीन व्यक्ति हो, कोई है ना? सबके लिए जो मुगल जो एक ही शब्द जो मध्यस्थ होते थे, है ना? और कोई भी हो वो, है ना? तो मुगल उनके लिए ज़मींदार का प्रयोग करते थे। उन सब के लिए किसका? ज़मींदार का प्रयोग करते थे। अब अब देखिए, अकबर के राजस्व मंत्री तोडरमल ने 10 साल 1575 से 15 देखिए, कौन-कौन से में, है ना? उन्होंने 1570 से 1580 कालावधि के लिए 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का है ना? सावधानीपूर्वक सावधानीपूर्वक क्या किया उन्होंने सर्वेक्षण किया, है ना? या और इन इन बिल्कुल उसने क्या किया कि 10 साल उसने कृषि में जो जहाँ मतलब पूरे 10 साल उसने लगाए पूरे जो मुगल साम्राज्य में पड़ने वाले जितने प्रांत थे, है ना? तो उन सबके माध्यम से उसने क्या किया कि जो जितनी कृषि भूमि थी सबका एकदम सावधानीपूर्वक उसमें ये देखा कि जो उसमें कौन-कौन सा अनाज उगता है, कितने बीघे में कितने, है ना? मतलब एक पूरी रिसर्च की कि कितने मतलब जैसे कि कितने खेत में कितना अनाज उग सकता है और उस अनाज की कितनी कीमत है ना? तो ये देखभाल किया। उसने मतलब इसके है ना? ये किया उसने। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया।
प्रत प्रत्येक सूबे को, है ना, यानी इसको सूबे का मतलब प्रांत है, राजस्व मंडलों में बाँटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी उन जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी अ अ, ठीक है, जो मुगल प्रशासनिक अधिकारी थे भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब-किताब रख सकते थे। ठीक है ना? ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो देखिए, ये बात सही है कि सबसे पहले टोडर मल ने 1700 ओ सॉरी 1580 से सॉरी 1570 से 80 के बीच में क्या है, पूरी कृषि भूमि का देखा कि इनके राज्य में कितनी कृषि भूमि है। फिर सबका एकदम सावधानीपूर्वक उन्होंने देखा कि भई इसमें कौन-कौन से अनाज उग सकते हैं, फिर उनकी कीमत क्या होगी और हर एक जो जैसे मान लीजिए किसी ने किसान ने गेहूँ उगाया, तो वही गेहूँ की कितनी कीमत है, वो देखना पड़ेगा और उसका जो राजस्व तय किया गया है, हर इलाके के हिसाब से, तो वो उसको देना पड़ेगा। ऐसे व्यवस्था की गई थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था कहाँ संभव थी? जो मुगल साम्राज्य में जहाँ सीधा हस्तक्षेप था। मतलब कि जो मुगल साम्राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो हिसाब-किताब रख सकते थे पूरी भूमि का, है ना? और वहाँ से राजस्व ईज़िली इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन जो गुजरात, दिल्ली से दूर, जो गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत हैं, वहाँ पर ये संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि देखिए उस समय क्या होता था कि आजकल की तरह फ्लाइट तो या ट्रेन तो थी नहीं कि भई एकदम से पहुँच जाओ। उस समय तो घोड़ों से, रथ है ना? बैलगाड़ियों से, है ना? रथों से, ये इसी सब से जाते थे लोग। तो बहुत दूर पड़ते थे, बहुत कई किलोमीटर दूर है ना दिल्ली से गुजरात और बंगाल तो। तो ये चीज़ है। इसलिए वहाँ ये इतना अच्छा सर्वेक्षण, मतलब इतना अच्छा हिसाब-किताब रखना संभव नहीं हो पाता था, ठीक है? आप देखिए, अब देखते हैं कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी-कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिरी से 17वीं शताब्दी के आखिर से 17वीं शताब्दी के आखिर से, है ना? तो उम, ऐसे किसान विद्रोहों ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के लिए के स्थायित्व को चुनौती दी। मतलब कि जो कई कई बार ऐसे जब वही देखिए, ये होता था कि अगर मुगल साम्राज्य राजस्व लेने में ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे, तो जो क्या करते थे किसान जो ज़मींदार थे, अगर उनका मुगल सम्राट जो ज़्यादा शोषण करेंगे, उनको ये डर था मुगल लोगों को कि उनका ज़्यादा शोषण किया जाएगा, तो ये लोग विरोध कर देंगे और ऐसा हुआ भी था। या आप देखेंगे कई अगर आप वर्कशीट आपकी आती है कि सतनामियों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह, है ना? बहुत सारे विद्रोह भी हुए मुगल साम्राज्य में, जाटों का मतलब, है ना? और तरह-तरह के अहोमों का, तो बहुत तरह के विद्रोह हुए। तो इन ऐसी स्थिति में ये समझ लीजिए कि अगर आपको उनको ये लगता था कि अगर ऐसा शोषण किया तो वो विद्रोह कर देंगे और यही कि जैसे कि जमींदार किसान मिलकर के भी कई बार विद्रोह कर देते थे मुगल। उनको लगता था कि भई इस जमींदार ये भड़काते थे, हम क्या करें भई, तुम लगान की दर ही इतनी ऊँची है तो अब हमें आपसे वसूल करना पड़ेगा। तो किसान ये जमींदारों से सहानुभूति दर्ज करके, मतलब सहानुभूति रख करके और मिल करके विद्रोह कर देते थे। तो एक ही जात के किसान, है ना? कई बार एक ही जात के जमींदार और किसान। तो देखते हैं आगे आपके प्रश्न उत्तर। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो, ठीक है? प्रश्न 1, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो जो है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, ठीक है? तो अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो मुगल साम्राज्य में जमींदार किसानों से राज्य के लिए राजस्व एकत्रित करते थे, है ना? तो बिल्कुल सही बात है भई। आप ब पि पिछ पहले वर्कशीट में ऊपर ऊपर हमने बताया वर्कशीट में। प्रश्न 3,
अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? तो क्या नाम था बच्चों? अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न 4। जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? तो अकबर के राजस्व काल, अब देखिए इसका आंसर जो है क्या है? अकबर के राजस्व काल, सॉरी, है ना? आप देखते हो, है ना? अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने हर 10 साल 1570 से 1580 के कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया, है ना? और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक है। प्रश्न 5। तो प्रश्न, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? तो जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब किताब रख सकते थे। ठीक है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।